गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस में बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगी, आहार एवं पोषण। इसमें आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा ऊर्जा एनर्जी। इसमें बताऊंगी कि ऊर्जा क्या होती है, कैलोरी मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा वह है जो शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसको ऊर्जा कहा जाता है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, शारीरिक कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य करने में हमारी जो मेहनत लगती है, बल लगता है, उसको कहते हैं ऊर्जा। मानव शरीर यह ऊर्जा भोजन के रूप में खाए जाने वाले भोज्य पदार्थों से प्राप्त करता है। हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? जो भोज्य पदार्थ हम खा रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस भोजन में जो भी प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज, लवण, जल, इस सब की मात्रा होती है, इन्हीं सब से हमें ऊर्जा की प्राप्ति हमारे शरीर को होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन, ये तीनों पौष्टिक तत्व शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से, इन तीनों पौष्टिक तत्वों से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन तथा एंजाइम की उपस्थिति में इन पौष्टिक तत्वों का ऑक्सीकरण होता है, जिसे ज्वलन क्रिया या ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य पदार्थ बनाते हैं। जैसा कि आप सामने सूत्र देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण का निर्माण कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा, ऊष्मा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, ये बन जाता है एंजाइम और ऑक्सीकरण। और साथ ही प्रोटीन, ऊष्मा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यूरिया के मिलने से भी ऑक्सीकरण का निर्माण होता है। तो ये सूत्र आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी ऊर्जा की परिभाषा। एक बार मैं ऊर्जा की परिभाषा फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो हम शारीरिक श्रम करते हैं उसमें जो बल लगता है, हमारी शक्ति लगती है, उसको हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा की प्राप्ति हमारे शरीर को जो भोजन पोषक तत्व हम ग्रहण करते हैं खाने में, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं, आप साइड में देख रहे हैं हेडिंग लिखी हुई है कि कैलोरी मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, कि कैलोरी वो कौन से तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की कैलोरी मांग को प्रभावित करते हैं। कैलोरी मांग, जैसे कि हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को कैलोरी की ऊर्जा होती है। कैलोरी के द्वारा ही हम कोई शारीरिक श्रम कर सकते हैं। तो वो कौन से तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की कैलोरी मांग को प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट हेडिंग हमारी कैलोरी मांग में लिखी हुई है कि उम्र तथा शारीरिक बाढ़, यानी लंबाई। बाढ़ मीन्स लंबाई। तो हम यहाँ उम्र तथा शारीरिक बाढ़ को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि शारीरिक बाढ़ यानी शरीर की लंबाई उम्र के अनुसार बढ़नी स्थिर होती है और उसी के अनुसार ऊर्जा की मांग भी घटती बढ़ती रहती है। जिस अनुसार हमारी उम्र तथा शरीर की बाढ़ बढ़ती है, उसी के अनुसार क्योंकि शारीरिक बाढ़ उम्र के अनुसार बढ़नी स्थिर होती है और उसी के अनुसार हमारे शरीर को ऊर्जा की मांग भी हमारे शरीर की बढ़ती घटती रहती है। जिस प्रकार हमारे उम्र की वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, उसी के अनुसार ही हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बाल अवस्था और किशोर अवस्था में वृद्धि विकास के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो बाल अवस्था होती है और किशोर अवस्था होती है, उस समय बालक के शरीर का ग्रोथ बहुत वृद्धि तेजी से होना ज़रूरी होती है। तो उस समय बाल अवस्था में एवं किशोर अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बहुत होती है। इन दिनों में शरीर में निर्माण का काम भी तेजी से होता है। हमारे शरीर का जो निर्माण होता है वो बाल अवस्था एवं किशोर अवस्था में बहुत ही तेजी से होता है। शरीर में नए तंतुओं का निर्माण होता है। शरीर में हार्मोन अधिक मात्रा में भी तैयार होते हैं। शरीर के अवयव भी क्रियाशील होते हैं। इन सब कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को।
प्रौढ़ अवस्था तथा शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है। जब हम प्रौढ़ अवस्था में पहुंचते हैं उस अवस्था में हमारे शरीर का विकास पूरा हो जाता है। इसीलिए अब शरीर को जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह शरीर निर्माण के लिए नहीं, केवल शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। जब शरीर निर्माण हमारा होता है बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था में, तो जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में शरीर निर्माण के लिए की जाती है। बाकी प्रौढ़ अवस्था में हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है कि इसलिए होती है, ना कि शरीर निर्माण के लिए, बल्कि इसलिए होती है कि हम हमारे शरीर जो भी क्रियाएं कर रहा है उसके लिए ही सिर्फ ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रौढ़ अवस्था में। इस उम्र में आते आते क्रियाएं भी सीमित हो जाती हैं और निश्चित कैलोरी की आवश्यकता ही होती है हमारे शरीर को। शारीरिक बाढ़ की गति को देखते हुए 15 वर्ष तक तीव्र शारीरिक बाढ़ के कारण अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जन्म से किशोर अवस्था तक लगातार शारीरिक वृद्धि के कारण अधिक ऊष्मा आवश्यक होती है। मांग में भी अंतर आता है। प्रौढ़ अवस्था में ऊर्जा मांग पहले प्रायः एक सी निश्चित होती है, लेकिन वृद्धावस्था में किसी प्रकार की शारीरिक वृद्धि नहीं होती। शरीर के अंग कमज़ोर हो जाते हैं और शरीर की कार्य क्षमता भी धीरे धीरे वृद्धावस्था में कम होती जाती है। शरीर में होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो धीमी व कम हो जाती हैं, अतः शरीर की कैलोरी मांग कम होती जाती है। इसमें निश्चित रूप से ये बताया गया है कि शुरुआती में बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेके 15 वर्ष तक की आयु तक, किशोर अवस्था तक बच्चे की शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, तो उसको ऊर्जा की भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। और प्रौढ़ अवस्था में सिर्फ इसलिए ज़रूरत होती है कि वो जो भी शारीरिक कार्य कर रहा है उसमें उसकी जो शक्ति लग रही है, सिर्फ उसके लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बाकी जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है तो कार्य क्षमता भी कम होती जाती है। शरीर में जो क्रियाएं हमारे होती हैं, रासायनिक क्रियाएं, वो भी धीरे धीरे कम होती जाती हैं, तो कैलोरी मांग भी धीरे धीरे बढ़ते क्रम से कम क्रम में आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी उम्र तथा शारीरिक बाढ़ के बारे में। अब जो सेकेंड हेडिंग है वो है व्यवसाय, कि व्यवसाय के द्वारा कैलोरी मांग हम कैसे प्रभावित हो सकते हैं। तो व्यवसाय एवं कैलोरी मांग का बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि हमारा व्यवसाय हमारी शारीरिक क्रियाशीलता को ही निश्चित करता है और शारीरिक क्रियाशीलता ऊर्जा की मांग को तय करती है। हमारे शरीर में खाए गए भोजन द्वारा जिस ऊर्जा का निर्माण होता है उसी ऊर्जा को हम अपने शारीरिक श्रम में खर्च कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना शारीरिक श्रम करेगा यह उसके व्यवसाय पर ही निर्भर करता है, क्योंकि व्यक्ति जितना अधिक शारीरिक श्रम करेगा उसके शरीर के बाहरी भीतरी अंग उतने ही अधिक क्रियाशील होंगे और उतनी अधिक ऊर्जा की भी उनको आवश्यकता होगी। तो व्यवसाय बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध रखता है हमारे शारीरिक विकास से, कि व्यक्ति किस तरीके का शारीरिक व्यवसाय कर रहा है, तो उस हिसाब से ही उसको कैलोरी मांग की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप सामने बोर्ड पर देख रहे हैं कि व्यवसाय में सबसे पहले पॉइंट लिखा है साधारण क्रियाशीलता, कि साधारण क्रियाशीलता क्या होती है। इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जो दिमागी कार्य करते हैं, शारीरिक श्रम नहीं करते, जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं। इनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड हेडिंग देख रहे हैं आप, जैसे मध्य क्रियाशीलता, तो मध्य क्रियाशीलता इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जो दिमागी कार्य तो करते हैं, उसके साथ थोड़ा शारीरिक श्रम भी करते हैं। साधारण मध्य क्रियाशीलता में जो लोग ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं उसके साथ साथ थोड़ा सा शारीरिक श्रम भी कर रहे हैं, शारीरिक मेहनत भी कर रहे हैं, तो उन लोगों की कैलोरी मांग साधारण क्रियाशीलता करने वाले लोगों की अपेक्षा थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी लास्ट थर्ड हेडिंग आप इसमें देख रहे हैं व्यवसाय, वो अत्यधिक क्रियाशीलता। अत्यधिक क्रियाशीलता के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो शारीरिक मेहनत अधिक करते हैं, अतः उनके शरीर में बाहरी आंतरिक दोनों अंग अत्यधिक क्रियाशील होते हैं।
अधिक क्रियाशीलता के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनकी दिमागी मेहनत भी अधिक होती है और शारीरिक मेहनत भी अधिक से अधिक होती है। तो वो आते हैं अत्यधिक क्रियाशीलता के अंदर। अत्यधिक क्रियाशीलता के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए कैलोरी मांग की आवश्यकता अधिक होती है। अब थर्ड हेडिंग हमारी है जलवायु। तो जलवायु के अनुसार बदलते मौसम के कारण कैलोरी मांग बदलती रहती है। जलवायु ठंडी जलवायु में बाहरी कम तापक्रम के अनुसार शरीर के तापक्रम को नियमित करने के लिए शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि वे लोग जो ठंडी जलवायु वाले स्थान पर रहते हैं वे अपने भोजन में अधिक कैलोरी युक्त भोज्य पदार्थ वसायुक्त लेते हैं। इसके विपरीत गर्मी के मौसम में तथा गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में शरीर के तापक्रम को नियंत्रण करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती तथा शारीरिक क्रियाशीलता भी कम हो जाती है, जिसके कारण शरीर की शक्ति कम खर्च होने के कारण कैलोरी मांग में भी कमी आ जाती है। जलवायु भी हमारी कैलोरी मांग का हिस्सा होता है। यदि जहाँ का मौसम ठंडा है, जिन प्रदेशों का मौसम ठंडा है, उन लोगों को अधिक कैलोरी की आवश्यकता नहीं होती, अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। जहाँ की जलवायु ठंडी होती है जिन प्रदेशों की, वहाँ के लोगों को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, और जहाँ की जलवायु गर्म होती है वहाँ के लोगों को अधिक कैलोरी मांग की आवश्यकता नहीं होती। फोर्थ हेडिंग हमारी है योनि। योनि लिंग अंतर के कारण भी कैलोरी मांग प्रभावित होती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कैलोरी मांग की कम आवश्यकता होती है, लेकिन लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को कैलोरी मांग की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। स्त्री पुरुष एक उम्र के होते हैं, पर उनके शरीर के वजन में भी अंतर पाया जाता है। कैलोरी मांग शरीर के वजन से ही प्रभावित होती है, अतः पुरुष की ऊर्जा की मांग महिला की अपेक्षा अधिक होती है। यदि बालक बालिकाएं पुरुष महिलाएं से एक उम्र के हैं, तब भी पुरुष के शरीर का वजन महिला के शरीर के वजन की अपेक्षा ज़्यादा ही होगा। इसलिए योनि जो लिंग होता है वो भी कैलोरी मांग को प्रभावित करता है। लास्ट हमारी हेडिंग है जो है विशेष अवस्था। विशेष अवस्थाओं में शरीर की ऊर्जा मांग में परिवर्तन आ जाता है। सबसे पहले हम शरीर की वृद्धि की आवश्यकताएं लें तो शैशवावस्था, बाल अवस्था तथा किशोर अवस्था में शरीर की वृद्धि तीव्र गति से होती है। नए बनने वाली कोशिकाओं में ऊर्जा जमा होती है तथा शैशव अवस्था में जन्म से लेकर 12 माह अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस समय ऊर्जा की गणना शरीर के वजन के अनुपात पर तय की जाती है। अब स्त्री जीवन में दो विशेष अवस्थाएं होती हैं, जो स्त्री के जीवन में दो विशेष अवस्थाएं आती हैं। उस समय उन अवस्थाओं में उसको कैलोरी मांग की अधिक आवश्यकता होती है। जो पहली अवस्था होती है स्त्रियों की, वो होती है गर्भावस्था। गर्भावस्था इस समय स्त्री के शरीर में भ्रूण का विकास तीव्र गति से हो रहा होता है, अतः एक साधारण स्त्री की अपेक्षा उसको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। पूर्ण गर्भकाल में 80,000 कैलोरी उसके शरीर को चाहिए ही होती है। एक सामान्य महिला से 300 कैलोरी प्रतिदिन अधिक चाहिए। आखिरी 4 माह में शिशु विकास गति तीव्र हो जाती है और 300 से 500 कैलोरी प्रतिदिन अतिरिक्त चाहिए होती है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको साधारण महिलाओं की अपेक्षा उनको 80,000 कैलोरी चाहिए होती है। सामान्य महिलाओं को सामान्य जो महिलाएं होती हैं जो गर्भवती नहीं हैं, उनकी कैलोरी 300 कैलोरी प्रतिदिन ठीक रहती है। बाकी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जैसे ही उनका चौथे से 5वां महीना लगना शुरू होता है गर्भावस्था का, तो उनकी कैलोरी मांग बढ़ जाती है। उनको प्रतिदिन की कैलोरी की आवश्यकता होती है 300 से 500 कैलोरी उनको प्रतिदिन चाहिए ही होती है। लास्ट इसकी जो विशेष अवस्था में दूसरी जो अवस्था होती है महिलाओं की, वो होती है धात्री अवस्था। धात्री अवस्था वह अवस्था होती है जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस अवस्था को कहते हैं धात्री अवस्था। जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो शिशु जन्म के बाद 6 महीने तक एक स्वस्थ माँ
जिसे पौष्टिक आहार मिलता है उसके शरीर में प्रतिदिन 850 मिलीलीटर दूध का निर्माण होता है और इस धात्री माँ को साधारण स्त्री की अपेक्षा 1000 कैलोरी अधिक चाहिए। यदि गर्भवती से तुलना करें तो 700 कैलोरी अतिरिक्त चाहिए होती है। जो साधारण महिलाएं होती हैं उनकी प्रतिदिन कैलोरी की मांग होती है 300 और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी प्रतिदिन की कैलोरी की मांग होती है 300 से 500। लेकिन जो धात्री माएँ होती हैं, धात्री अवस्था में चलती हैं जो महिलाएं, उनकी कैलोरी की मांग होती है 1000 प्रतिदिन कैलोरी, यानी इन माओं से 700 से 700 अधिक ही कैलोरी की मांग की ज़रूरत होती है। इसके साथ हमारी ये हेडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैलोरी की कमी का क्या प्रभाव होता है हमारे शरीर पर।